एयर इंडिया भारत की पहली प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, जिसे आज़ादी के बाद राष्ट्रीयकरण से गुजरना पड़ा। नेताओं की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एयरलाइन, एक टाइम पर मुनाफे में रहने वाली एयरलाइन 2023 में दोबारा निजीकरण के बाद घर वापसी होती है। जिस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ करने में लगी थी, देशों पर मंदी का डर सता रहा था, उसी बीच एयर इंडिया एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील कर देती है, जिसके बाद सारे देशों की नज़र भारत में टिक जाती है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को अपने देशों में नौकरियों की संभावनाएं दिखने लगती है। जैसे इस डील को समझने से पहले हम एयर इंडिया के इतिहास को समझ लें। देखिए, एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा जी ने 1932 में टाटा एयरलाइन के रूप में की थी। वे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कमर्शियल पायलट की लाइसेंस 1929 में हासिल की। टाटा एयरलाइन अपना पहला उड़ान एयर मेल कराची से बम्बे ले जाने के लिए करता है। यहाँ तक कि एयरलाइन ने वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर भी अहम रोल निभाया, सैनिकों की आवाजाही, शिपिंग और शरणार्थियों के बचाव में मदद की। 29 जुलाई 1946 में टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया के नाम से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1948 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एयरलाइन को अधिग्रहण कर लिया गया और 1953 में एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम के तहत एयर इंडिया को नेशनलाइज कर लिया गया। To bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy, he was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. और कंपनी का नाम बदलकर इंटरनेशनल उड़ानों के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड और डोमेस्टिक उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइन कर दिया गया। हालांकि JRD टाटा जी को गवर्नमेंट चेयरमैन की कमान देती है, लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है तो उनको पद से हटा दिया गया। देखिए, उसके बाद दौर आता है 90s का। जो एयरलाइन कंपनी अपने समय में प्रॉफिट में हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे घाटे की ओर बढ़ने लगी। इसके कुछ मेन रीजंस मैं आपको बतलाता हूँ। उस समय बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अपने पॉलिटिकल और वोकेशनल टूर के लिए एयरलाइन का इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि एयरलाइन के एम्प्लॉइज को भी फ्री थी एक से दूसरे शहर जाने आने के लिए, क्योंकि एयरलाइन कंपनी गवर्नमेंट की कंट्रोल में आती थी। उस समय प्लेन्स का मेंटेनेंस खर्च भी उसके बाकी कंपटीटर से ज़्यादा था और साथ ही एयरलाइन इंडस्ट्री में नए नए कंपटीटर्स भी आ चुके थे जो एयर इंडिया से कहीं ज़्यादा नए नए सुविधाओं से लैस थे और कस्टमर को बहुत सारे फैसिलिटी देने लगे, जिसके वजह से एयर इंडिया में लोगों का आना जाना कम होने लगा और एम्प्लॉइज का सैलरी का प्रेशर भी गवर्नमेंट पे पड़ने लगा। इन्हीं कुछ कारणों से एयर इंडिया कर्ज में डूबती चली गई। लेकिन साल 2000 में जब अटल जी की सरकार आई और कर्ज में डूबे एयरलाइन को प्राइवेट करने की चर्चा होती है, तब टाटा ग्रुप एयरलाइन को खरीदने के लिए खरीद थी। लेकिन उस समय एविएशन मिनिस्टर शरद यादव बयान देते हैं कि हम इसे नहीं बेचेंगे, ये गवर्नमेंट का ही रहेगा, जिसका इंटरनल विरोध भी होता है। साल 2001 में गवर्नमेंट पे कई सारे एलिगेशंस लगने लगे, जिसमें करप्शन का मामला भी उजागर हुआ, जो CBI की जांच निगरानी में थी। साल 2006 से 2007 के बीच एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का टोटल लॉस भारतीय रुपए में 7.7 बिलियन हो गया, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को मर्ज कर देती है, जिसके बावजूद 2009 में एयर इंडिया का घाटा बढ़कर भारतीय रुपयों में 72 बिलियन हो गया, जिसके बाद 2009 में से 2013 के बीच कर्ज को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्लेन्स बेचे भी गए। अब देखिए, 2013 में एयरलाइन 6 वर्षों बाद अपना एबिटा पोस्ट करती है, जिसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक 20% की ग्रोथ
सामने आई। 11 जुलाई 2014 को एयर इंडिया स्टार एयरलाइंस का 27वां सदस्य बन जाता है और दोबारा गवर्नमेंट 2017 में एयर इंडिया को निजीकरण करने के लिए मंजूरी देती है, जिसमें 76% बेचने के लिए मंजूरी दी गई। लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी ने कर्ज में डूबे एयरलाइन को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद गवर्नमेंट 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लेती है और सितंबर 2021 को गवर्नमेंट फ्रेश टेंडर्स जारी करती है, जिसमें स्पाइस जेट और टाटा सन्स ने खरीदने में रुचि दिखाई और आखिरी 27 जनवरी 2022 को एयरलाइन का मालिकाना हक टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। एयर इंडिया का घर वापसी हो जाता है। ये डील 18,000 करोड़ में होता है। फिलहाल एयर इंडिया अभी 102 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डेस्टिनेशन ऑपरेट करती है। अब हम बात करें डील के बारे में, तो देखिए ये डील पूरी दुनिया में आज तक एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। Flying high, India's national airline seals the biggest deal in aviation history. Air India is buying 470 jets from Airbus and Boeing. जिसमें 470 प्लेन खरीदने का समझौता एयरबस और बोइंग कंपनियों से हुआ, जो कि दोनों कंपनियां दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरप्लेन्स बनाने वाली कंपनियां हैं। ये डील दोनों कंपनियों से 8,30,000 करोड़ में हुई। इससे पहले अमेरिका की तरफ से 2011 में 460 प्लेन्स खरीदने की डील हुई थी। इस डील में एयर इंडिया एयरबेस कंपनी से 250 प्लेन्स खरीदेगी, जिसमें 40 एयरबस A350, 210 एयरबस A320 और A321 नियो शामिल है और बोइंग कंपनी से 220, जिसमें 20 बोइंग 787, 10 बोइंग 777-9 वाइड बॉडी प्लेन, 190 बोइंग 737 मैक्स सिंगल शामिल है। इस डील से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों देशों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बोइंग अमेरिकन कंपनी है और एयरबस फ्रांस की कंपनी है। अब इसमें ब्रिटेन का नाम आ रहा है क्योंकि एयरबस में जिस इंजन का इस्तेमाल होता है वह रोल्स रॉयल्स कंपनी बनाती है। इस डील को आप ऐसे समझिए कि तीनों देशों के प्रमुख भारत का शुक्रिया कर रहे हैं। इस डील से केवल अमेरिका में ही 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी और ब्रिटेन के रोल्स रॉयल्स कंपनी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा, जिससे वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आएगी और ब्रिटेन में नौकरियों का अवसर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को इस डील से क्या बेनिफिट होगा। तो इस डील से देश के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति आएगी और पहले से और ज़्यादा मजबूत होगा। भारत में भी नौकरियां मिलेंगी और एयर ट्रैवलर्स को कंपटीशन बढ़ने से सीधा फायदा टिकट पे पड़ेगा। नए नए डेस्टिनेशन के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू होगी, सर्विस क्वालिटी में सुधार होगी, आधुनिक फैसिलिटी से लैस होगी। हमें इसे दूसरे एंगल से भी देखना होगा कि इस डील से तीनों देशों में हमारी आर्थिक संबंध मजबूत होगी।